u is equal to 0 comma 1 comma 4, v is equal to -1 comma 1 comma 2, and w is equal to 3 comma 1 comma 2 in r three dimension. Find the scalars a, b, and c such that x is equal to a into u plus b into v plus c into b. अच्छा, हम वीडियो भी लेक्चर अटेंड वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, जिस तरह एक दो वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखे हुए हैं और एलएमएस पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो कुछ हम पीपीटी के ऊपर करेंगे और कुछ वीडियो के ऊपर करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस एग्जाम्पल को समझना है, तो उसके बाद ही हल होना है। तो आप बताएं क्या करना है इसमें और क्या मालूम करना है, क्या कहता है और क्या डिमांड है इसकी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग देखें, इसमें एक टर्मिनोलॉजी है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 1। यस सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से। आवाज़ में मसला तो नहीं है? सर हमारे सर, पास शायद सही आ रही है सर। माइक सर का थोड़ा मसला। लाउडली बोलें बस। अब देखें। ठीक है सर। सही है सर। ठीक है, चलें तो इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन का वर्ड है, यानी कि आपसे ये कहा गया है कि अगर आपके पास x गिवन है, u v और w गिवन है, और फाइंड द abc सच दैट x कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u v एंड w। ठीक है, ये चीज़ जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना है कि अच्छा ये इक्वेशन है, इसमें से ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि एक्स को ना यू वी डब्ल्यू की लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकें। तो जस्ट वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। इसमें अगर आप यू वी डब्ल्यू को रखेंगे तो देखेंगे एक्स रखा हमने। ठीक है, और ये ए के साथ u मल्टीप्लाई किया प्लस b के साथ v मल्टीप्लाई किया और c के साथ w मल्टीप्लाई किया, तो ये एक अगेन वेक्टर आ जाता है, क्योंकि तीन वेक्टर्स की एडिशन एक वेक्टर। तो दो वेक्टर अगर आपको बराबर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब -1 की वैल्यू, ये जो कामा से पहले -b + 3c उसके बराबर होना है, ये एक इक्वेशन बनेगी। और इसी तरह सेकंड कंपोनेंट से और थर्ड कंपोनेंट से ये इक्वेशन बन रही। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं नमस्ते? नो सर, सही है। सर। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, आप चाहें तो इसको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म से सॉल्व करें, या चाहें तो इसको डिटर्मिनेंट की मदद से, जो क्रेमर्स रूल पड़ा था उसकी मदद से सॉल्व करें, या चाहें तो आप इसको इनवर्स मतलब ए एक्स इक्वल टू बी के लिए जो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हमने किया था उसकी मदद से करें, या इसके अलावा ग्राफिकली करें। बहुत सारे मेथड, मतलब इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है ए बी सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जानी है 1, बी की -2, सी की -1। तो इसका मतलब x कैन बी रिटन एज u - 2v - w। तो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u v w। ठीक है, मतलब नाउ x इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स u v एंड w। और अगर यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है, और वो आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम का नो सॉल्यूशन होता है, तो अगर ये नो सॉल्यूशन होता तो फिर हम कहते हैं कि x कैन नॉट बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u v w। Why? Because now system has unique solution, so it means x can be written as the linear combination। ठीक है, हाँ, तो इसमें बताएं क्या मसला था। तो इसी तरह के आसान आसान से क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इस पर 4.2 के ऊपर। आप में से कोई प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है?
ठीक है, तो अब हम सजाद के लिए इसी मतलब एक्सरसाइज में 4.2 में जो वेक्टर स्पेसेस है ना, क्योंकि वही सेम प्रॉपर्टी उसी को हम रिपीट करेंगे, तो इसमें ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको भी आपने देखना है, और जो वेक्टर स्पेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन को भी हम देखेंगे। ठीक है, कोई इसको रीड करे। मलूक, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है मलूक, इसको माइक ऑन करके ना इसको रीड करो। सर। Definition of a vector space: let V be a set on which two operations, vector addition and scalar multiplication, are defined. If the listed axioms are satisfied for every u, v and w in V vector and every scalar real number c and d, then V is a vector space. सर प्रॉपर्टीज पढ़ूं? ठीक है, नहीं इसमें आप लोग डेफिनेशन को पहले समझे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है एक सेट है वी। ठीक है, तो वी ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स पड़े हैं, जिसमें अभी स्मॉल यू, वी और डब्ल्यू की बात करें तो ऑल वेक्टर्स की बात करें, मतलब एक सेट है जिसमें बहुत सारे वेक्टर्स पड़े हैं। ठीक है, और ये कहता है वो सेट हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर उसमें नीचे वाली तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप देखें कि दो चीज़ें बताई हुई हैं, एक तो वेक्टर्स और दूसरा स्केलर। स्केलर मतलब रियल नंबर, ये सी और डी स्केलर नंबर्स हैं, और यू वी डब्ल्यू वी के मेंबर्स हैं, यानी कि वी के अंदर ये स्मॉल यू, स्मॉल वी और स्मॉल डब्ल्यू पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम इस सेट को वेक्टर स्पेस कहेंगे इफ दीज 10 प्रॉपर्टीज आर 10 एक्सम्स आर सेटिस्फाइड फॉर एवरी वेक्टर्स इन वी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन क्लियर, डेफिनेशन में तो नहीं ना मसला। अब हम देखेंगे कि ऐसा सेट उठाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि ये सारी हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने म्यूट किया हुआ है। कनेक्शन वायो साईं हो लगे। अब देखें, नुमान खान नाराज थी वैसे। अब आ रही है ना? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, क्या हुआ था सर? वीडियो मैंने खुद ऑफ की हुई, वीडियो की तो नहीं ना जरूरत। सर ऐसे फिर कैसे समझेंगे? मैं स्लाइड मतलब वो शेयर कर रहा हूँ ना आपके साथ। हाँ स्लाइड शेयर करें। ठीक है, अब नजर आ रही स्लाइड्स? यस सर, नज़र आ रही है। तो अब आप देखेंगे कि हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे। हमने ये पढ़ा कि अगर ऐसा सेट हो जिसमें वेक्टर ऐसा सेट हो जिसमें तमाम वेक्टर इन 10 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम जस्ट वेक्टर स्पेस कहेंगे, और इन 10 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। सही है? ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी। यस, वेक्टर स्पेस को थोड़ा एक्सप्लेन करो। वेक्टर स्पेस सेट है जिसके अंदर वेक्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और उस सेट में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी इस सेट में सेटिस्फाई नहीं होती तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगी। तो हम इस तरह करते हैं, इसका एक दो एग्जांपल करते हैं और काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, सर ये कंफर्म करने के लिए कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं तो हम 10 प्रॉपर्टीज लगा के देखेंगे। यस, ऐसे ही है।
कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे। यानी कि अगर सारी प्रॉपर्टी हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कोई लगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है तो आप इनमें से कोई एक वो जो प्रॉपर्टी फेल हो रही है उसका रेफरेंस देंगे और कहेंगे कि क्योंकि इसमें लेट सपोज सातवीं प्रॉपर्टी नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ओके सर। ओके सबसे पहले आपको बताया कि ये वही सेम प्रॉपर्टी है जो 4.1 में आप बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी को एक मरतबा दोबारा रिपीट करें, तो इनमें से कोई चेंज नहीं, वही सेम है, 10 मतलब वहीं से मैंने कॉपी की है। ठीक है, तो पहली क्लोजर अंडर एडिशन है, यानी कि अगर आप के पास वो सेट है जिसको आप वेक्टर स्पेस कहते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी दो वेक्टर को ऐड करें तो जवाब भी मतलब उसी वेक्टर स्पेस में अगर आता है तो उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज अंडर एडिशन मीन्स वो सेट आपस में क्लोज्ड है, ठीक है, क्योंकि उसकी एडिशन उस सेट के बाहर नहीं जा रही है, उसके अंदर ही है, क्लोज। ठीक है, तो ये बाय नेम इट इज क्लियर कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो वेक्टर जो किसी भी सेट में पड़े रहे हैं उनको अगर हम ऐड करें तो जवाब भी उसी सेट में से अगर आ रही है तो वो हम कहते हैं कि दीज आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, और ऑब्वियस है सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इस सेट में ना ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए कि दो वेक्टर अगर u और v है तो u प्लस v करें या v प्लस u करें, सो इट डजंट मैटर, मींस ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर। दो वेक्टर हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीन वेक्टर हो तो एसिस्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी सेम है, जस्ट वेक्टर्स के तादाद के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब चौथी ये थी प्रॉपर्टी। अब चौथी में क्या है कि v हैज अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर भी कहते हैं। उस सेट में लाजमी एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसमें अगर किसी वेक्टर को उसके साथ ऐड करें तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं आता, और ये लाजमी नहीं जीरो, मतलब ये आपको ना सेट के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन सा ऐसा वेक्टर हो जिसको किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करने से उसी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आती, तो उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि हमेशा ज़ीरो नहीं होता, बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो ज़ीरो के अलावा ये वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उसको हम ज़ीरो वेक्टर कहेंगे। यानी कि प्रॉपर्टी को आपने समझे कि ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसको किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करें तो वो वेक्टर चेंज ना हो, वो सेम वेक्टर आ जाए आंसर में। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको बताया कि उस सेट में हर एक वेक्टर के साथ एडिट इनवर्स होना चाहिए, मतलब दो कोई भी एक वेक्टर उठाएं तो उसके साथ साथ सेट में ऐसा वेक्टर भी हो कि दोनों को ऐड करने से आपका ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर आ जाए, जिसको हम एडिट इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 1 to 5 ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अब 5 प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से और 5 प्रॉपर्टी जो है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो टोटल 10 होती हैं, 10 एडिशन और 5 एडिशन और 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ से आप लोग देखें कि ये 5 है ना एडिशन, ऊपर हेडिंग भी लगी हुई है, और अब हम 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, 6 प्रॉपर्टी है सी कोई भी स्केलर यानी कि रियल नंबर है, सी टाइम्स यू भी वी में होना चाहिए, यानी कि कोई भी वेक्टर उठाएं वी से और उसके साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी उसी सेट में अगर आ जाता है तो हम इसको कहते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह क्लोजर अंडर एडिशन थी, दो वेक्टर को ऐड करने का जवाब वेक्टर में उस सेट में आ रहा है, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी, मगर यहाँ पर दो वेक्टर की प्रोडक्ट नहीं है, ये एक वेक्टर और स्केलर नंबर की प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो उसका अगर जवाब वी में आता है तो वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि सी इंटू यू प्लस वी, तो इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए कि इसका आंसर सी टाइम्स यू प्लस सी टाइम्स वी अगर आ रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो उस सेट में इस प्रॉपर्टी को भी लाजमी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसी तरह 8वीं भी स्केलर मल्टीप्लाई, 7वीं में एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 8वीं में हम दो नंबर को ऐड करके यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये
distributive property left side और ये right side distributive property, so this will same as c times u plus d times u. तो ये तमाम प्रॉपर्टी ऑब्वियस है जो कि आप लोग एज यूजुअल बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग देखें ये जो 9th प्रॉपर्टी है, 8वीं प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना हम दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर दो वेक्टर अगर तीन स्केलर नंबर हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई कहती है। तो इसमें क्या होता है, सी टाइम्स डी करें या डी टाइम्स यू करें, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो जिस तरह दो वेक्टर की प्रोडक्ट में मसला नहीं होता, वैसे ही तीन में मसला नहीं होना चाहिए। तो दिस इज इनफैक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, 10वीं प्रॉपर्टी है स्केलर आइडेंटिटी, यानी कि जिस तरह यहाँ पर आपने देखा होगा एडिशन में चौथी प्रॉपर्टी के किसी वेक्टर को ऐड करने से फर्क ना हो, वैसे ही 10वीं प्रॉपर्टी कहती है कि आप के साथ ऐसा नंबर हो या ऐसा कोई वेक्टर हो जिसको यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आना चाहिए, जिसको हम स्केलर आइडेंटिटी कहते हैं। और ये लाजमी नहीं वन, जिस तरह यहाँ पर लाजमी नहीं था जीरो, यहाँ पर वन। जिस तरह मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा होगा आइडेंटिटी, यानी कि डायगोनल में 1 1 1 होता है, बाकी जीरो, तो वो एज ए आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो वन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि उस सेट में एक ऐसा आइडेंटिटी होना चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यू के साथ तो मतलब जवाब सेम आना चाहिए। अच्छा, ये वन जो है ना, ये आइडेंटिटी भले सेट में ना भी हो, मगर आप लोग जो है ना उसको एज आइडेंटिटी तो बाहर से ले सकते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इस डेफिनेशन के अंदर जो भी डिफाइन होगा, ठीक है, उसमें वन यानी कि आइडेंटिटी टाइम्स यू करें तो यू में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये 10 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुकी हैं, इसमें कोई मसला हो बोले तो हम इसका प्रूफ करें। सर कौन सी प्रॉपर्टी का सर? सब अच्छा हाँ, चलिए हम इस तरह करते हैं, इसका एक एग्जांपल करते हैं, काउंटर एग्जांपल करते हैं ताकि आपको वेक्टर स्पेस का पता हो, सही है। तो उसमें फिर हम प्रूफ की भी बात सर। अच्छा, ये एग्जांपल है एग्जांपल 1, ठीक है। और एग्जांपल 1 है R2 विथ स्टैंडर्ड ऑपरेशन इज अ वेक्टर स्पेस। R2 से क्या मतलब, टू डायमेंशनल प्लेन जो होता है, ठीक है, वो वेक्टर स्पेस है विथ स्टैंडर्ड ऑपरेशन। स्टैंडर्ड ऑपरेशन का मतलब एज यूजुअल जिस तरह हम ऐड करते हैं या एज यूजुअल हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन स्टैंडर्ड ऑपरेशन के साथ जो R2 सेट है वो वेक्टर स्पेस है। तो आप लोग देखें कि R2 एक सेट है जिसमें कितने वेक्टर्स हैं, इन्फिनाइट वेक्टर्स हैं, जिसको हम ऑर्डर पेयर U1 का V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्राफिकली हम एक डॉट प्लॉट करते हैं। तो प्लेन में जितने भी डॉट्स हैं वो सारे के सारे एज एलिमेंट हैं इस R2 के, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, मतलब आप देखें R2 एक प्लेन है ना, वो यस सर। ऑर्डर पेयर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं R2 के, वो R2 के एलिमेंट्स हैं, एज अ वेक्टर्स काउंट होते हैं। तो हमने एक सेट लिया हुआ है, R2 एक पूरा सेट है जिसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो एलिमेंट्स एज अ वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या इस R2 में सारी 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, नहीं। अगर सारी 10 की 10 प्रॉपर्टी होती हैं तो फिर यस मंसूर तुम पूछ सकते हो। चलें इसमें
पहली प्रॉपर्टी क्या है? आपकी आवाज सर इको कर रही है। सर वो कुछ माइक्रोफोन्स ऑन है, इसी वजह से आवाज रिपीट हो रही है और फिर उनका भी नॉइज आ रहा है सर। तो आप इस इको आ तरह रहा करें है। ना कि सब अपनी माइक ऑफ करें, जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो ना तो फिर वो ऑन करके ना पूछें, फिलहाल जो है ना ऑफ रखें। सही है? अब तो नहीं आ रही को? नहीं अब सही है सर। अच्छा, हम प्रूफ की बात करते हैं। तो R2 को इधर प्रूफ करके ना हम देखेंगे कि क्या वाकई वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। मतलब जिस तरह 1, 2, 3, 4 ये इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम प्रूफ जब करते हैं तो जनरल लेते हैं। तो मैंने एक U लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं U1 U2, दूसरा वेक्टर V लिया है V1 V2। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है ना वो R2 के मेंबर हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। सही है? उसको हम जैसे ही ऐड करते हैं तो आंसर आता है U1 प्लस V1 U2 प्लस V2। और इसमें कोई भी दो नंबर उठाएं, क्योंकि R2 का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल रियल लाइन और वर्टिकल रियल लाइन। तो दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जवाब भी क्योंकि रियल नंबर आता है, तो इनफैक्ट ये जो वेक्टर बनने वाला है वो भी R2 में होगा, वो भी प्लेन में होगा। तो इसका मतलब कि ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इस वजह से करती है क्योंकि दिस इज क्लोज अंडर अंडर एडिशन। ठीक है? इस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर। तो ये ऑब्वियस है, दो वेक्टर्स को ऐड करके हमने देखा कि ये उसी प्लेन में लाया करती है। और सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। सर यस। सर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे तो हम उसमें से u और v की सिलेक्शन कैसे करेंगे जिससे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए? जनरल। नो सर, जब हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन ही है। मतलब आपके पास ये क्वेश्चन है कि R2 के बारे में चेक करना है कि क्या वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो आपने ना जनरल, या तो आप लोगों को अगर पता चल रहा है कि इसमें फला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पास जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। मगर जब वेक्टर स्पेस है तो आप जनरल बोलेंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि वेक्टर स्पेस हो तो आप लिखेंगे वाई बिकॉज in this set all 10 exams are satisfied, hence this set is a vector space। ठीक है? मगर चेक किस तरह करेंगे? अगर आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं तो आपने जनरल वेक्टर लेना है U और V, जिस तरह भी हम ले रहे हैं U1, क्योंकि इस U1 U2 की जगह में 1, 2 ले सकता हूँ, इसमें 3, 4 ले सकता हूँ। दो नंबर को ऐड करेंगे तो वही उसी प्लेन में ही लाया करेगा। मगर इसमें मसला होता है कि उस पर्टिकुलर को हमने प्रूव किया, बाकी रह गए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे वेक्टर्स को हमने चेक नहीं किया। इस वजह से जब आप जनरल लेंगे तो वो सब तमाम नंबर के लिए, अब क्योंकि ये U1 U2 V1 V2 कोई भी दो नंबर हो सकते हैं ना, तो क्योंकि इनकी एडिशन उस प्लेन में है तो इसका मतलब तमाम वेक्टर्स की एडिशन उस प्लेन में होगी। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसी तरह आप लोग देखें कि जब हम ऐड करते हैं U प्लस V और फिर इसमें आप V प्लस U को ऐड करेंगे तो फिर ये इसका सेम आंसर आता है। देखें प्रूफ किस तरह किया है। पहले हमने एज यूजुअल U1 U2 लिया है। अब इसको मैंने U1 V1 को ना लिख सकता हूँ ना V1 प्लस U1। ठीक है? और इस U2 प्लस V2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं V2 प्लस U2 वाई, बिकॉज दो रियल नंबर में तो हमें पता है ना कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये एक कंपोनेंट का मतलब ये दो रियल नंबर ही हैं। ठीक है? उनको हम स्विच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पहला वेक्टर U1 U2 आ गया, दूसरा वेक्टर U1 U2 आ गया, तो ये इनफेक्ट आ जाता है U प्लस V। तो हमने स्टार्ट किया था U प्लस V के साथ, एंड किया V प्लस U। इसका मतलब कि इस R2 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। ठीक है? अच्छा, थर्ड में देखें क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह जिस तरह हमने दो वेक्टर को किया, आप लोग चाहें तो तीन वेक्टर के साथ कर सकते हैं। ये U प्लस V हमने पहले ऐड किया, उसके बाद W को ऐड किया। जैसे ऐड किया तो आखिर में जो आंसर आ रहा है उसको जैसे हम स्विच करेंगे। ठीक है? इस U1 प्लस V1 W1 ये अब तीन रियल नंबर हैं। ठीक है? तो रियल नंबर में तो आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो U1 को हमने बाहर निकाला पहले, V1 और W1 को जैसे ऐड किया तो ये V1 प्लस W1 जो है ना वो आखिर में हो जाएगा V प्लस W। अच्छा, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये कंपोनेंट हैं और ये बोल्ड लेटर्स हैं ना, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है? तो ये सबस्क्रिप्ट 1 2 जो लिखा हुआ है, दीज आर एलिमेंट, दीज आर जस्ट रियल नंबर। मगर ये जो बोल्ड हैं स्मॉल लेटर्स, दीज आर वेक्टर्स। ठीक है? जितने भी ऑर्डर पे।
तो हमने स्टार्ट किया था u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और ख़त्म हमने किया है u और प्लस ब्रैकेट में v प्लस w. तो अगेन इन R2 order does not matter whether we are adding 2 vectors or 3 vectors. So 3 वेक्टर तो इसको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था. अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी में आप लोगों को पता है कि R2 में एक ओरिजिन होता है नल वेक्टर जिसके कंपोनेंट 0,0 होते हैं. ठीक है, तो इस 0 प्लस 0 ये वेक्टर किसी भी वेक्टर में ऐड करें तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं आता. इसका मतलब इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी है. पांचवे में आप देखें कि कोई भी वेक्टर उठाएं तो उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी R2 में आएगा और उन दोनों को जैसे ये ऐड करेंगे तो अगेन आपका नल वेक्टर आ जाता है. ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी जो है ना वो एडिशन के हिसाब से. अब हम 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कहें. छठी प्रॉपर्टी, अगर आपको ये तादा सीरीज ना भी याद हो ना कि पांचवी कौन सी है तीसरी कौन सी है, डज नॉट मैटर, मगर आपको प्रॉपर्टीज का पता हो कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए या एडिटो इनवर्स एडिटो आइडेंटिटी, तो आप चाहें तो पहले पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, चौथी फिर मतलब 10वीं फिर 8वीं, मतलब सीक्वेंस डज नॉट मैटर मगर प्रॉपर्टी सब सेटिस्फाई होनी चाहिए. अच्छा, 6 में अब कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ तो वो प्लेन में होना चाहिए. आप लोग देखें किसी भी वेक्टर को अगर मैं रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर उसी प्लेन में आएगा, तो बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट वेक्टर्स हैं. ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी. आपको बताया ये भी ऑब्वियस प्रॉपर्टी है. सी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, पहले u प्लस वी को ऐड किया, उसके बाद c को हमने मल्टीप्लाई किया. अच्छा, जैसे ही मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये अब रियल नंबर आ जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप कॉमन लें या इस तरह मल्टीप्लाई करें. ठीक है, तो एक ही बात है. अच्छा, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद इसमें से हमने कॉमन लिया क्योंकि नाउ दीज आर रियल नंबर, जैसे इसमें से हमने कॉमन लिया तो ये बन जाता है c टाइम्स u प्लस c टाइम्स u. तो इसका मतलब ये जो c है वो u और v में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है. ऐसे ही आप लोग इसमें दो स्केलर नंबर लें और एक वेक्टर लें. ठीक है, और ये आप u को डिस्ट्रीब्यूट करें नाउ अपन c एंड d, तो लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूशन है. तो हम क्या करेंगे, u के कंपोनेंट फिलहाल रखेंगे इसमें, और क्योंकि ये एडिशन है तो ये एक ही नंबर है यानी कि c प्लस डी को आप एज अ k भी ले सकते हैं, तो फिर ये सेम प्रॉपर्टी हो जाती है जो कि हमने इससे पहले. तो इसी तरह आप लोग देखें वही सेम रूल है, उसी तरह हम इसको जनरल प्रूफ करेंगे. तो एट द एंड हमें ये पता चलेगा कि ये c टाइम्स यू प्लस डी टाइम्स यू के बराबर है. ठीक है, किस तरह हो रहा है ये सबको क्लियर है, मतलब वही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही. अच्छा, 9th में अगेन ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लाई. c और d को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप पहले d को u के साथ मल्टीप्लाई करें फिर c के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप या इसका आप ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो फिर भी ये सेम आ जाना है. ठीक है, तो आप लोग देखें हमने c इंटू डी यू से शुरू किया था और आखिर में सी डी इंटू यू में हमने ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था c और d तो क्योंकि और u टाइम ये तीनों रियल नंबर है तो रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो सी डी को हमने यहाँ से जो है ना कॉमन लिया है ये दोनों से. ठीक है, तो ये u1 u2 एक वेक्टर कहलाता है u, तो इसका मतलब c टाइम्स डी यू को अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो अगेन ऑर्डर डज नॉट मैटर के पहले आप d को u के साथ करें या सी डी को मल्टीप्लाई करके u के साथ मल्टीप्लाई करें, बोथ आर सेम. और 10वीं प्रॉपर्टी 1 कोई रियल नंबर है. अब 1 आपको पता है कि ये आपका R1 से बिलोंग करता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि ये 1 आइडेंटिटी भले उस सेट में ना भी हो मगर आपको पता है कि आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं कि 1 ऐसा नंबर है रियल नंबर जिसको u के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो u में कोई चेंजिंग नहीं आती. ठीक है, तो ये हमने इसके प्रूफ की बात की. तो इसी तरह जनरल हमारे पास बहुत सारे वेक्टर स्पेस हैं आर. अब हम जनरल वेक्टर स्पेस की बात करते हैं जिसको आपने इसी तरह चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं मगर अब प्रूफ की जरूरत नहीं. ठीक है, मगर मेथड वही होगा जो कि R2 के लिए हमने किया. इसी तरह R के लिए कर सकते हो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दो रियल नंबर c और d फॉर एग्जाम्पल उठा के आप लोग इनको 1 बाय 1 1 से लेकर 10 तक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकती हैं. R2 का हमने किया है
वैसे R3 मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Rn सेट ऑफ ऑल n टपल्स, यानी कि R4 हो R5 हो n की जो भी इंटीजर की वैल्यू हो, ठीक है, नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे सेट वेक्टर स्पेस होते हैं, क्योंकि इन तमाम वेक्टर तमाम सेट में ये तमाम की तमाम 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि वो सारी 10 प्रॉपर्टी ऑब्वियस हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि बाहर से अननोन आपको लग रही हो या जिसके बारे में हमें चेक करना हो, तो ये ऑब्वियस या ट्रिवियल प्रॉपर्टी है, तो जो इस तमाम सेट में ना सेटिस्फाई होती है। वैसे ही इसके अलावा सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, दो कंटिन्यूस फंक्शन को आप उठा के चेक कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी 10 प्रॉपर्टी या रियल नंबर तक हो या क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है, या सेट ऑफ पॉलीनॉमियल्स हो, सेट ऑफ पॉलीनॉमियल्स अप टू डिग्री लेस देन और इक्वल टू n हो, ठीक है, टुगेदर विथ जीरो पॉलीनॉमियल। जीरो पॉलीनॉमियल का मतलब, क्योंकि जीरो को हम पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री जीरो भी कहते हैं, ठीक है, या सेट है मैट्रिसेस m बाय n, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के अंदर भी ये तमाम 10 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, या फिर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो n बाय n, तो ये m बाय n जनरल होगा, पर्टिकुलर आप इसमें m की वैल्यू n कर लें तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर भी या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के ऊपर भी ये तमाम की तमाम 10 प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई होती हैं, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेस। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप 1 to 10 प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि ये जस्ट एक सेंटेंस लिखेंगे, why because set of all real number satisfy all 10 axioms, so that's why this set is a vector space, ठीक है। या अगर आपके पास कोई मैट्रिसेस आ जाता है, लेट सपोज 2, 3 ऑर्डर के हिसाब से, तो आप ये जस्ट लिखेंगे कि सारी 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। सर यस सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर, इनमें से कोई एग्जांपल तो आप करके सर हमें दिखाइएगा चले, तो मैं ये एक पहले एग्जांपल किया है, सही है। अब हम इसका ना बुक से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस असल में सर ये जो वेक्टर स्पेसेस की जो समरी है, इनमें जो आप रियल नंबर्स की और ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं सर, इनका सर कोई भी मतलब एग्जांपल करके दिखाइएगा सर। ठीक है, हम इस क्वेश्चन करते हैं, और वैसे ही इनमें से जो जनरल है ना, उसका मेथड वही होगा जो इसमें से R2, यानी कि सेकंड एग्जांपल ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, तो ये R2 की तरह होगा, मगर इसके अलावा हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के पास जाते हैं ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि किस क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे और कैसे इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने 31 क्वेश्चन जो है थैंक ना यू सर। सिलेक्ट किया हुआ है, पेज 166। अगर आपके पास 8th एडिशन है तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन है। चलें सिया रीड करो जरा इसको। Yes, sir. Question 31, page number 166. इसे Determine माइक थोड़ा whether दूर करो यार, आवाज ज्यादा आ रही है। अच्छा अभी ठीक है। आप भी सही है। माइक को थोड़ा पीछे रखें। Okay. Determine whether the set of all 2 by 2 singular matrices together with the standard operations is a vector space. If it is not, identify at least one of the 10 vector space axiom that fails. ठीक है, इसमें पता है क्या कहा जा रहा है? सर प्रूव करना। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन इस तरह है कि आप ऑलरेडी ना मैट्रिसेस का तो आपने देखा था कि m बाय n मैट्रिसेस हमारे पास वेक्टर स्पेस है, मगर अब हमारे पास सारे मैट्रिसेस नहीं है बल्कि सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट है। आप लोग इमेजिन करें कि आपके पास सेट है जिसके अंदर सारे 2 बाय 2 सिंगुलर मैट्रिसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आप उन तमाम सिंगुलर मैट्रिसेस के ऊपर ये तमाम 10 प्रॉपर्टीज को चेक करना है, ना कि जनरल मैट्रिसेस। जनरल मैट्रिसेस तो हमने ऑलरेडी पहले देखा था, जो ऑल इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस थे ना, उसमें जनरल मैट्रिसेस भी एक वेक्टर स्पेस था, मगर जनरल मैट्रिसेस अब यहाँ पर नहीं है। सिंगुलर मैट्रिसेस आपको पता है कि ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें जिसका डिटर्मिनेंट इनफैक्ट 0 होता है, आपको याद होगा। तो अब आपने वो सारे मैट्रिसेस उठाने और उनके ऊपर ये 10 प्रॉपर्टीज चेक करनी है, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपको लगे कि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो फिर आपने जैसे एक लाइन में बताना है कि वाई बिकॉज दीज
matrices satisfy all 10 exams, so that's why this is a vector space. जस्ट इतना लिखना है, बाकी मतलब बताना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्वेश्चन की डिमांड भी ये है कि अगर यस सर, अगर आपको ये लगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है तो वो पर्टिकुलर एग्जाम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप बताएं जो फेल हो रही है। देखें ये आपसे बता रहे हैं ना, आइडेंटिफायर सॉरी एटलीस्ट 1 ऑफ 10 वेक्टर स्पेस दैट फेल्स। तो कम से कम कोई भी एक, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर क्योंकि हमने ये देखा था डेफिनेशन में कि अगर प्रॉपर्टीज सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो वेक्टर स्पेस है। इन 10 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती वो वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब अगर एक भी बताएं और ये बताएं वाई बिकॉज फलां प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई सो दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, तो जस्ट इतना ही करना है आपने। तो बताएं इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती या सारी होती है। अच्छा मैंने ऊपर लिखा हुआ है इन पे काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि एकदम एक कर लिया, अब ये काउंटर एग्जाम्पल है तो इसका मतलब ये सेट जो है ना वेक्टर स्पेस नहीं है। अब नहीं है तो ये तो आपको पता चल गया कि वेक्टर स्पेस नहीं, तो इमेजिन करें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। चलिए हम देखते हैं। इसमें ये कहता है कि एडिशन के हिसाब से क्लोज नहीं, दिस सेट इज नॉट वेक्टर स्पेस बिकॉज इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई तो फिर रिमेनिंग प्रॉपर्टी को चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज 1001, ये वेक्टर सिंगुलर है, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है ना इसका, यस सर, और 0010 ये भी सिंगुलर, इसका डिटरमिनेंट 0 आ रही। मतलब हमने उस सेट से दो यस सर, ऐसे सिंगुलर वेक्टर पर्टिकुलर उठाए सिंगुलर है सर। और आपस में इनको ऐड किया, तो दिस नॉट इनफैक्ट सिंगुलर है। ऐड करने के बाद हमने ये सोचा था कि अगर आपको दो वेक्टर्स को या दो सेट को उसी सेट से उठाएं, उनको ऐड करें तो जवाब भी उसी सेट से आना चाहिए, मगर इसका जवाब बाहर हो रहा है, उस सेट में नहीं है, सो ये एडिशन के हिसाब से क्लोज नहीं। सर आ गए वापस। सर आपका माइक ऑफ है। ओके आवाज आ रही है अभी? आर यू लिसनिंग नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल हमने देखा और एक काउंटर एग्जांपल। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसमें आप लोग देखेंगे हम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। सर यस सर वो प्रॉपर्टी हम उसकी थी ना, वेक्टर्स की थी ना, तो ये तो हम मैट्रिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी किसकी थी? वेक्टर्स की थी ना सर, हाँ वेक्टर की थी, सही कह रहे हैं। तो ये अच्छा हम इस पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं? सही है, मतलब सही क्वेश्चन पूछा आपने कि ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है ना वो वेक्टर की थी। तो हमने ये देखा था डेफिनेशन में कि वेक्टर स्पेस जो है ना वो एक सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अब उन तमाम एलिमेंट को हम एज अ वेक्टर का नाम दे रहे हैं। अच्छा वैसे वेक्टर की हमने डेफिनेशन देखी थी जिसमें मतलब आपको पता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और वो आपको पता है कि हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मगर बहुत सारी चीज़ें मैथ में एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पर जो इन वेक्टर्स के अलावा जो दूसरे वेक्टर हैं जिसमें मैट्रिसेस वेक्टर हो जाता है, हम अभी और बहुत सारे फंक्शन जिस तरह आपने पॉलिनोमियल में देखा, हमने जो समरी की बात की थी, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखें ये इसमें देखें कि ये जो सारे सेट है ना इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अब हम उसको ना एब्स्ट्रैक्ट वे में वेक्टर्स का नाम दे रहे हैं। आप लोग देखें सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अब कंटिन्यूस फंक्शन
ये जो सेट है इसके अंदर सारे कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है और अब हर एक फंक्शन एज अ वेक्टर के ऊपर ट्रीट होगा, मगर इसको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर्स, ठीक है। या पॉलिनोमर्स की बात करेंगे या मैट्रिसेस की जब हम बात करेंगे तो एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे मैट्रिसेस पड़े हैं, तो अब इस सेट में हर एक मैट्रिक्स एज एक वेक्टर के ऊपर ट्रीट होगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे में। जिस तरह ये आपको पता है R2 को तो हम देखते हैं ना प्लेन में, या R3 को स्पेस में देखते हैं, मगर R4 को 4 डायमेंशनल स्पेस को आप प्लेन नहीं कर सकते, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। R10 R20 Rn को अब हम एब्स्ट्रैक्ट वे में इन प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। हम ऐड कर सकते हैं, स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास सेट की या वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। तो वेक्टर स्पेस में जो सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स को एज हम वेक्टर के ऊपर ट्रीट करेंगे, तभी हम इन 10 प्रॉपर्टीज को ना चेक कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। यस सर, सही है। होपफुली फिर भी कोई मसला हो तो नहीं सर, आप काउंटर एग्जांपल समझाएं। ये इन पे जो काउंटर सब एग्जांपल मैट्रिक्स थी ये जो एग्जांपल है वो काउंटर, मतलब एग्जांपल आपने अभी देखा R2 का एग्जांपल है और ये आपके पास एक काउंटर एग्जांपल है। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। और अब यहाँ पर आप देखें कि ये आप लोगों ना स्टैंडर्ड ऑपरेशन का वर्ड आ रहा है ना बार बार। ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन से क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन ए यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, जो कि आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। मगर समटाइम्स हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन के अलावा खुद अपनी ऑपरेशंस या अपने मतलब आरजी रूल डिफाइन करते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम एक वो एग्जांपल करते हैं। अगेन मैंने क्वेश्चन उठाया आप लोगों की बुक से, क्वेश्चन 41 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, रादर देन यूज स्टैंडर्ड डेफिनेशन of addition and scalar multiplication and R2 let these two operation be defined as shown below। तो ये डिफाइन ऑपरेशन है, ठीक है। डिफाइन ऑपरेशन का मतलब हम खुद इसको ना डिफाइन करते हैं। आवाज का मसला हो रहा है क्या? अभी वाहिबा नहीं सुन पा रही। सर सर हमारे वो पास कुछ तो का सही आ रही है। माइक्रोफोन ऑन है सर। सर माइक्रोफोन ऑन है किसी का, पर उनकी नॉइज आ रही है और फिर आवाज रिपीट भी हो रही है। बकर ये आवाज बंद करें ना, माइक मतलब सब बंद करें, और किसी को पूछना है तो वो ऑन करके ना पूछें, ठीक है। अच्छा अब देखें, एक डिफाइन ऑपरेशन का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पता है कि हम खुद डिफाइन करते हैं, जिसमें अब ए पार्ट है और तीनों R2 के हैं अगेन, ताकि उस एग्जांपल के साथ आप लोग इसको ना कंपेयर भी कर सकें कि R2 को हमने देखा था कि वो वेक्टर स्पेस है, मगर अब R2 विथ स्टैंडर्ड ऑपरेशन से हमने देखा था कि वो वेक्टर स्पेस है, मगर अब R2 विथ डिफाइन ऑपरेशन को देखेंगे। 3 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम देखते हैं। ए में है x1 y1 एक वेक्टर, दूसरा x2 y2 दूसरा वेक्टर, जिसको ऐड किया x1 x2 और y। आई थिंक ये डिफाइन आप ये वही है स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो ए यूजुअल आप लोग करते हो, ठीक है। मगर इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, वो डिफाइंड है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। देखें ये सी रियल नंबर है, इसको आप x का y से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या हो रहा है, c टाइम्स x तो हो रहा है, मगर y इनफेक्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि दिस इज इनफेक्ट डिफाइंड ऑपरेशन, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता तो क्या होता, ये सी वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होता, मगर अब क्योंकि हम इसको खुद डेफिनेशन हमने बनाई हुई है कि जो भी रियल नंबर बाहर मल्टीप्लाई होगा वेक्टर, वो जस्ट पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा कंपोनेंट जो है ना वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा तो बताएं इस डिफाइंड ऑपरेशन के साथ ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। आपके पास सेट है R2 के जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें एडिशन एज यूजुअल होती है, मगर स्केलर मल्टीप्लाई चेंज है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि उस 10 प्रॉपर्टी में
10 प्रॉपर्टीज में से 5 प्रॉपर्टी जो है ना वो एडिशन के हिसाब से, मगर 5 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये 5 मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी सेम है तो पहली 5 प्रॉपर्टी को चेक नहीं करना, ऑब्वियस है वो तमाम की तमाम 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मगर क्योंकि अब स्केलर नंबर की प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज है, तो आपने आखिरी 5 प्रॉपर्टी को चेक करना है कि उनमें से तो नहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो फेल हो रही है। ठीक है, तो बताएं किस तरह, मतलब अब आपने उन 5 मतलब 6 7 8 9 10 को चेक करना है कि कोई अगर फेल होती है तो वो बताएं, अगर फेल नहीं होती तो आप कहेंगे कि अच्छा ये इस ऑपरेशन के साथ भी R2 हमारा वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो इसमें से आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मगर वो मेरे ख्याल में यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। चलें देखते हैं इसमें आपको यस सर, डिस्ट्रीब्यूट नहीं। सॉल्यूशन में ये कहता है कि एग्जाम 8 फेल्स फॉर एग्जांपल, ये देखें रियल नंबर 1 + 2 को इस वेक्टर 1, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो 3 आ रहा है, 1 + 2 3, 3 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 3 पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का रेफरेंस आपको पता है कि मतलब ना दिस इज डिफाइंड ऑपरेशन नॉट स्टैंडर्ड ऑपरेशन। ठीक है, और ये वाली सेम प्रॉपर्टी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा +2 इसके साथ। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बिकम सेम एज 1 × 1, 1 + 2 × 1, 1। तो ऊपर वाले का आंसर नीचे वाले का आंसर सेम होना चाहिए। अगर के सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अगर डिफरेंट होगा तो फिर हम, मगर यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर 1, 1 बना, 2 पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर 2, 1 बना, क्योंकि इसकी एडिशन 3, 2 है। ऊपर वाले की 3, 1 है, y का 3, 1 इज नॉट इक्वल 3, 2, सो दैट्स व्हाई दिस 8th प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। सो हम ये कहेंगे, सो R2 इज नॉट वेक्टर स्पेस विथ दीज ऑपरेशन और विथ डिफाइंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो वैसे R2 वेक्टर स्पेस है स्टैंडर्ड ऑपरेशन के साथ, मगर अब हमने ये चेंज किया है तो इसका मतलब ये अब वेक्टर स्पेस नहीं रहा। ठीक है, वैसे ही बी पार्ट में देखें, बी में क्या है कि अगर आपको पास कोई भी 2 वेक्टर हैं, x1, y2 उसके कंपोनेंट है, दूसरे के x2, y2 कंपोनेंट है, इन दोनों को जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो x1, 0 हो रहा है, मगर इसकी स्केलर मल्टीप्लाई c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x y के साथ तो cx cy हो रही है। तो इसका मतलब स्केलर नंबर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना वो सेम है स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से जिस तरह हम यूजुअल करते हैं, मगर अब एडिशन चेंज है। किस तरह हो रही है एडिशन? 2 कंपोनेंट को जैसे हम ऐड करते हैं तो पहले वेक्टर का जो पहला कंपोनेंट है x की वैल्यू वो आ जाती है, बाद वाला सारे गायब 0 हो जाते हैं। तो आप इसमें जो भी ऐड करो x1, 0 हो रहा है, मतलब ये हमने खुद डिफाइन किया है, मतलब दिस इज इन आर्बिट्रेरी डेफिनेशन, और टाइपिंग के लिए हम जस्ट खुद से बनाते हैं ताकि हम चेक करें कि ये डेफिनेशन भी वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इसका मतलब अब क्योंकि ये वाली स्केलर प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक है तो इसका मतलब नीचे वाली 5 प्रॉपर्टी ना ऑब्वियस सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अब क्योंकि एडिशन चेंज है तो आपने पहली 5 प्रॉपर्टी को ना चेक करना है कि क्या पहली 5 प्रॉपर्टी में जो कि एडिशन के हिसाब से उसमें तो नहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो फेल हो रही है। ठीक है, ये मुजफ्फर अब आ रही है आवाज़ आपको? जी सर, सही आ रही है। अच्छा, अब देखें, इसमें देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी थी 1, 2 + 2, 1 या 2, 1 और 1, 2 दोनों का आंसर सेम होना चाहिए कम्यूटेटिव। अच्छा, ये एग्जाम नंबर अगर आपको याद ना भी हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये ना लिखें एग्जाम 2 या एग्जाम 8, बल्कि जस्ट नाम लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई वाई बिकॉज 1, 2 + 2, 1 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, 0 आएगा, पहला कंपोनेंट x1, और यहाँ पर पहला कंपोनेंट x1 का है 2, सो ये होगा 2, 0, तो 1, 0 एंड 2, 0 बोथ आर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई अगेन दिस R2 इज नॉट वेक्टर स्पेस विद दीज ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा, दूसरी डिफाइंड ऑपरेशन है C में,
x1 y1 x2 y2 को ऐड किया तो एज यूजुअल स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक हम ऐड कर रहे हैं, मगर जैसे ही हम स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेडिकल cx और रेडिकल cy आ जाता है, मतलब रेडिकल का इजाफा है। ठीक है, तो रेडिकल, अच्छा इस रेडिकल में मसला होता है, अगर हम इस नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रेडिकल आपको पता है कि वो रियल नंबर से आउट हो जाता है। तो बहरहाल अब इसमें भी आप लोग नीचे वाली 5 प्रॉपर्टी में से चेक करेंगे। फॉर अच्छा एग्जाम 6 फेल, फॉर एग्जांपल -1 मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम 6 कौन सा था, क्लोज प्रॉपर्टी थी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम नंबर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसी R2 में होना चाहिए, मगर जैसे ही -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर रियल नहीं है। ठीक है, विच नॉट इन R2, रियल नहीं है तो R2 का नहीं होगा ऐसा, तो इस वजह से ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो दो ये काउंटर एक एग्जांपल, दो काउंटर एग्जांपल हो जाती है, तो आपने किस तरह करना है इसको देखना है। उसके बाद हम सब स्पेस के ऊपर आते हैं। वेक्टर स्पेस क्लियर है सबको, यहाँ पर तो नहीं ना मसला यहाँ तक। सर यस, अगर एक भी प्रॉपर्टी मतलब वेक्टर स्पेसेस पे लग रही है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो सारी प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन लगेंगी मतलब? नहीं, ये सब चेक करनी पड़ेगी, मगर क्योंकि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि R2 को तो ऑलरेडी हमने देखा था ना कि R2 में इसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, या इस स्केलर नंबर की सारी प्रॉपर्टी मतलब सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर किसी को नहीं पता R2 में ये प्रॉपर्टी होगी या नहीं, तो उसको सब चेक करनी पड़ेगी। अभी हमने क्योंकि चेक किया तो इस वजह से दोबारा हमें चेक करने की जरूरत है। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस है उसको आपने समझना है, तो वो आपका काम आधा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलना है कि अच्छा ये तो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है, मगर इसमें चेंजिंग है तो उसको ज़रा हम देख लेते हैं। और दूसरा ये नहीं कि ये लेट सपोज 8वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, से फेल हो रही है तो सारी फेल हो जाएंगी, बहुत सारी इसमें भी सेटिस्फाई होंगी, मगर क्योंकि कोई भी सेट वेक्टर स्पेस ना हो तो कम से कम एक प्रॉपर्टी ऐसी हम सिलेक्ट करेंगे जो फेल होती है। ठीक है, यानी कि ये वैसे ही है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप सबके पास जो है ना वो एंड्रॉयड सेट है, तो हम इस स्टेटमेंट को ना फॉल्स करने के लिए सबकी मोबाइल चेक नहीं करेंगे, बल्कि कोई एक काउंटर एग्जांपल लेट सपोज मुजफ्फर ये कहता है क्योंकि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है एंड्रॉयड, तो इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि अगर कोई ऐसा सेट जो है ना जो वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा, तो फिर हम वन बाय वन सब चेक नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट पर्टिकुलर उसी प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे जो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस वजह से हमने रेफरेंस दिया है, लेट सपोज एग्जाम 8 या प्रॉपर्टी 2 क्योंकि फेल हो रही है सॉरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर रिमेनिंग को चेक करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर स्पेस है ही नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके सर। अच्छा, सब स्पेस में यस, सर वो मैट्रिक काउंटर एग्जांपल समझाएं, मैट्रिक्स वाला। अच्छा काउंटर एग्जांपल में आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि ये जो आखिरी दो सेट है ना वो वेक्टर स्पेस है, m/n और m/n। ठीक है, जनरल दीज आर वेक्टर स्पेसेस। अब जनरल के बाद हम पर्टिकुलर वो मतलब उठा रहे हैं मैट्रिसेस जो कि सिंगुलर हो। सिंगुलर, अब आप इमेजिन करें आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे 2x2 के ना सिंगुलर मैट्रिसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये सारे सिंगुलर मैट्रिसेस उन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। अगर करते हैं तो आपने ये कहना है कि वो वेक्टर स्पेस है, अगर नहीं होता तो पर्टिकुलर उसी प्रॉपर्टीज के ऊपर पहुंचना है जो फेल हो रही है। ठीक है, अच्छा जब हम प्रूव करते हैं तो जनरल करते हैं, मगर कोई चीज जो वेक्टर स्पेस नहीं है तो उसको जनरल लेने की नहीं, पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको ना उसको डिस्प्रूव या फॉल्स बना सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन में भी ना हमने पर्टिकुलर एक एग्जांपल लिया। हमने ये देखा कि उसी सेट में से हमने एक एलिमेंट लिया, यानी कि वेक्टर लिया 1 0 0 0 जो कि सिंगुलर है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट या दूसरा वेक्टर लिया 0 0 0 1 जो भी सिंगुलर है। तो दोनों सिंगुलर को ऐड कर रहे हैं तो नॉन सिंगुलर हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें पहली प्रॉपर्टी फेल हो रही है। ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू।
अच्छा, सब स्पेस ऑलरेडी मतलब बाय डेफिनेशन आपको पता है कि जिस तरह सबसेट होता है वैसे ही। चलिए हम इसकी डेफिनेशन मतलब रीड करते हैं। यस मुजफ्फर रीड कर दो। हेलो, कौन रीड कर रहा है? Sir, 4.3. मैं कर रहा हूँ सर। सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेसेस. So definition of subspace of a vector space: a non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V when W is a vector space under the operations of addition and scalar multiplication defined in V. इज इट क्लियर? सर अब बेट इतना नहीं समझाएं सर आप थोड़ा सा। अच्छा, इसमें जिस तरह आपको बताया सेट और सबसेट का डिफरेंस है ना, वैसे ही वेक्टर स्पेस और सब स्पेस का फर्क है। यानी कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस हो V, ठीक है, दूसरा W उस वेक्टर स्पेस का सबसेट हो, मगर वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए एलिमेंट्स, कम से कम एक एलिमेंट हो। तो नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V इज सब स्पेस ऑफ V, यानी कि इस सबसेट जो कि W है उसको हम सब स्पेस का नाम दे रहे हैं। कब? जब when W is a vector space itself, when W can satisfy all 10 properties, ठीक है। तो क्योंकि W इस V का सबसेट हो, तो इस वजह से W V का सब स्पेस कहलाएगा अगर वो W V एक वेक्टर स्पेस हो। और ऑपरेशन कौन सी? वही सेम जो V के अंदर डिफाइन, यानी कि V जिस ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस बन रहा है, कोई ऐसा छोटा सा पार्ट या उसका एक पोर्शन या उसका एक सबसेट उठाएं और देखें वो सबसेट भी उन तमाम 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो वो जो सबसेट है वो अब सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें हम देखते हैं। सर प्लीज ये रिपीट तो कीजिएगा सर। मैं इसको रिपीट कर दूं। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि दो चीज़ें हैं। एक है नॉन एम्प्टी सबसेट है W का, W जो कि V का, यानी कि V आपने देखा एज यूजुअल जो इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है, V को आप इमेजिन करें, जितने भी आपने एग्जांपल किए या जितने भी काउंटर एग्जांपल किए वो सारे V थे, यानी कि वेक्टर स्पेस थे, या काउंटर एग्जांपल थे तो वेक्टर स्पेस नहीं थे। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास R2 है, ठीक है, या मेट्राइसिस थे, लेट सपोज 2/2, तो वो 2/2 हमारा V था, 2/2 V था। मगर ये जो अभी हमने काउंटर एग्जांपल किया सिंगुलर का, वो हमारा W था, क्योंकि वो सिंगुलर मेट्राइसिस सारे के सारे 2/2 का सब स्पेस होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इसको देखें एक मरतबा दोबारा। ये M(n) मतलब ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो ये V हो जाएगा। ठीक है, मगर इस V का हम एक सबसेट लेते हैं सिंगुलर मेट्राइसिस, मतलब 2/2 आपको पता है जनरल वेक्टर स्पेस है जो कि तमाम 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मगर उसमें से हमने पर्टिकुलर मेट्राइसिस लिया हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर मेट्राइसिस 2/2 का मतलब सबसेट है। तो अगर ये सबसेट जो है ना वो भी वेक्टर स्पेस होगा तो ये सब स्पेस कहलाएगा। अब क्योंकि ये सबसेट वेक्टर स्पेस नहीं है, इसमें एक प्रॉपर्टी फेल हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस W, अब हम इस सब सेट को ना W का नाम दे रहे हैं, तो दिस सबसेट W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। V कौन सा है? V ये 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि सबसेट है उसका, सॉरी वेक्टर स्पेस है, उसका जो सबसेट है सिंगुलर मैट्रिक्स जो कि सब स्पेस अब नहीं रहा। अगर ये सेटिस्फाई होती तमाम प्रॉपर्टी तो फिर हम इस W यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स को सब स्पेस का नाम देते। ठीक है, तनवीर को कोई मसला है? ये तनवीर बताओ।
सर ये आवाज के साथ साथ आपकी आवाज आ रही है जैसे मतलब तो मतलब कि आपके लेक्चर को सर डिस्टर्ब कर रही है सर ना, पता नहीं किसका माइक खुला है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर। टी 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 जिस तरह कोई सर पता नहीं क्या। ये पता नहीं किसी की माइक खुली है, तो आप जितने भी हैं सर ये वो बहुत ज्यादा इरिटेट। या तो मैं अच्छा खुद मैन्युअली ऑफ करूं। सर पता नहीं सर क्या किसका माइक खुला हुआ है, हमारा तो आप सर मतलब तो मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा हो रही है सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। सर आई थिंक सबका ऑफ है, किसी का ऑन नहीं है। सर जो बात कर रहा है शायद उसी का ही ऑन। सही कह रहे हैं। चलें आप सब ऑफ कर लें, जिसको क्वेश्चन पूछना है तो वो ऑन करके क्वेश्चन पूछ के दोबारा जो है ना वो ऑफ करें, तो ये बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, ठीक है अब आवाज। यस सर, अब सही है, सही है सर अभी। सर शुरू करते हैं। यस तो अच्छा अब एक काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो W है वो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस का ना सबसेट है। ठीक है, जो वेक्टर स्पेस के पास तमाम 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो W एक वेक्टर स्पेस का पार्ट है। तो आपने अब 10 की 10 प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी, बल्कि ये दो प्रॉपर्टी चेक करनी। यानी कि कोई सेट या कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है और ये आपको पता है कि वो किसी सब स्पेस का सबसेट है, तो आपने जैसे इन दो प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग रूल फॉर सब स्पेस। ठीक है, ये हसीब रीड करो जरा इसको। ओके चलिए मैं ही रीड कर लेता हूँ। देखें, ये इफ W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, then W is a subspace of V if and only if the two closure under conditions listed below hold. एक है अगर U और V W में है तो उनकी एडिशन भी W में होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी सेम क्लोज अंडर एडिशन। और अगर U V में है तो C टाइम्स U भी W में होना चाहिए। अगेन ये क्लोज प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये मतलब 36 प्रॉपर्टी है एडिशन के हिसाब से पहली और स्केलर हिसाब से पहली प्रॉपर्टी को ना सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दिस इज वेरी इजी एंड यूजफुल फॉर यू। सर ये स्टैंडर्ड ही है, इनके लिए कोई मतलब कोई फर्जी तौर पे जैसे हमने पहले किया था सब स्पेस के लिए तो वेक्टर स्पेस के लिए, तो यस वैसे नहीं करेंगे। हाँ वैसे ही करेंगे। ये एक इनफेक्ट थ्योरम है जो ये कहता है कि अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगर आप उसको फिर भी सेटिस्फाई करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये मतलब आप लोगों का ना काम आसान कर लेता है। दो चीजें आपने देखेंगे, जस्ट एक तो वो सबसेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा वो किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हो, यानी कि V इटसेल्फ का वेक्टर स्पेस हो, उसी ऑपरेशन जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो W जो इसका सबसेट है उसके बारे में आप जस्ट ये दो प्रॉपर्टीज चेक करें। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये थ्योरम ये कहता है कि रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टी विल आल्सो होल्ड। ठीक है, सर यस इसका एक ओके सर। इसका हम इसका एक एग्जांपल एग्जांपल करवा दीजिए। इसका एग्जांपल कर लेते हैं और इसका काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल
एज अ क्वेश्चन के ऊपर मैं क्वेश्चन को एज एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है। अगेन क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 4.3 का। ये हसीब माइक ऑन है आप? यस सर ऑन है। बताएं। Question number 3, exercise 4.3. Determine whether the following subset W of set V is subspace or not. तो आपसे क्वेश्चन ये है कि नीचे W भी गिवन है और V भी गिवन है। अच्छा, V यहाँ पर V जो यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि W जो V का सबसेट है वो सब स्पेस है या नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि W क्या है, V क्या है। यहाँ पर जो है ना ये बताया हुआ है कि W इज द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म 0A B0 और V जो है ना वो M 2x2 है, यानी कि V तो आपको पता है कि ये वेक्टर स्पेस है तमाम 2x2 मैट्रिसेस का। और इन जनरल हमें पता है जो इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस की बात हमने की थी उसमें एम n बाय n, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो ये पर्टिकुलर 2x2 की फैमिली आ जाती है। तो सारे 2x2 मैट्रिसेस आप देखेंगे उसमें तमाम की तमाम 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो नाउ दिस V इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो मेंशन नहीं मगर अंडरस्टूड है यहाँ पर। वैसे क्वेश्चन में होना चाहिए कि फॉलोइंग सेट वेक्टर स्पेस V, ठीक है। तो ये V जो है ना वो वेक्टर स्पेस है, मगर W उन तमाम 2x2 का एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें पहला कंपोनेंट A11 जो फर्स्ट कॉलम के ऊपर एलिमेंट है वो 0 है और लास्ट A22 यानी कि सेकंड कॉलम के ऊपर जो एलिमेंट है 0 है। मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है। बाकी A और B की तो आपको बताया कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, मतलब ये जनरल है, ठीक है। मगर इन तमाम 2x2 में से आपने एक सबसेट उठाया हुआ है जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर है कि ये W है ना V का सबसेट है ना, ठीक है। और अब सबसेट है तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये सबसेट सब स्पेस भी है या जस्ट सबसेट है। तो सब स्पेस के लिए इसको वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अब अगर ये सबसेट का नहीं पता तो हमें इसके ऊपर 10 प्रॉपर्टी सारी की सारी चेक करनी पड़ेगी। मगर अब हमें क्योंकि पता है कि ये सबसेट एक सर आ जाएंगे। कहाँ गए? आ गए सर? नहीं है? आ गए सर। तकरीबन आ गए। ये क्या मसला हो रहा है हसीब? सर ये पूछ रहा था कि अचानक ये माइक और हर चीज रुक गई थी इस वजह से। क्या करते रहते हो तुम इधर? सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा चलिए मजाक करा मैं, ठीक है। ये हैक कर दिया है सर इसने। नेट का मसला होता है टाइम। अच्छा अब माइक ऑफ कर लो सारे भाई। माइक ऑफ कर दो तो शुरू करते हैं, सही है। दरमियान में अगर किसी ओके को सर। मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, सही है। अच्छा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एक मरतबा दोबारा। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें गिवन है, एक वेक्टर स्पेस V है, दूसरा उसका सबसेट है। आपको इसके सबसेट के बारे में मालूम करना है कि क्या इसका सबसेट सब स्पेस है या नहीं, ठीक है। तो सब स्पेस के लिए अच्छा ये जब सबसेट ना हो तो हम क्या करेंगे, वैसे एज यूजुअल क्या करना होगा, सारी की सारी 10 प्रॉपर्टी है ना वो चेक करनी पड़ेगी। मगर क्योंकि अब हमें ये पता है कि ये एक वेक्टर का ये किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो वो थ्योरम ये कहता है कि आप वो दो प्रॉपर्टीज को ना चेक करें। अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब वो रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टी भी चेक सेटिस्फाई होंगी, उसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप चेक कर भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं, मगर वो दिस थ्योरम विल गारंटी यू कि यू हैव टू चेक जस्ट 2 प्रॉपर्टीज अगर ये वेक्टर स्पेस का सबसेट है। तो अब हमने देखा कि ये एक तो नॉन नेगेटिव सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ए और बी की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे तो बहुत सारे आपको वेक्टर्स या इस सेट के मेंबर्स मिलेंगे और ये एक खुद वेक्टर स्पेस का सबसेट है। तो अब हम जस्ट दो प्रॉपर्टी को ना चेक करेंगे, ठीक है। क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लाई के हिसाब से क्लोज, ठीक है। अच्छा अब देखें किस तरह करेंगे।
अगर है तो जनरली, अगर नहीं है तो अगर ये ना होता तो हम पर्टिकुलर लेते। अब क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम जनरल किस तरह ले रहे हैं और क्या सॉल्यूशन होना है, हम ये कहेंगे कि बिकॉज डब्ल्यू इज नॉन रिपीटिंग, पहली कंडीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा, ये डब्ल्यू सबसेट है एक वेक्टर स्पेस का M2/2 का, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो हमें यू नीड ओनली चेक दैट डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये चीज़ ना हो ना तो हम सारी की 10 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मगर क्योंकि हमें पता है कि ये एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें जस्ट ये क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। हमने जनरल एक वेक्टर लिया A1 B1, ये तो 0 0 होंगे। दूसरा लिया A2 B2, इनको जैसे ऐड किया तो अगेन आप देखें मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट 0 है और ये दो नंबर की एडिशन भी कोई रियल नंबर आना है, लेट सपोज ये K1 और K2 आ जाता है तो वो भी W में होगा, क्योंकि W ऐसा सेट है जिसमें ऐसे 2/2 मैट्रिसेस पड़े हुए हैं जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो अगेन इन दो की एडिशन भी उसी सेट से है, मतलब आउट नहीं, ये नॉन जीरो नंबर नहीं हो रहा, ठीक है। वही सेम मतलब W से ही एक मेंबर है या एक वेक्टर है, आर्बिट्रेरी वेक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और फर्दर मोर सेकंड कंडीशन, कोई भी C मल्टीप्लाई करो, आप मुझे बताएं C टाइम्स 0 तो ये 0 ही होना है, या C टाइम्स 0 ये, मगर C टाइम्स A या C टाइम्स B तो ये तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, लेट सपोज A2 B2, तो ये भी इसी W से बिलोंग करता है। तो ये जनरल जो है ना वो प्रूफ है। अच्छा, अगर ये वेक्टर सॉरी सब स्पेस नहीं होता ना तो फिर हम जनरल नहीं लेते, हम कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल उठाते, लेट सपोज हम करते 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 0 और उसमें से किसी पर्टिकुलर, जिस तरह हमने सिंगुलर मैट्रिसेस का किया था, ठीक है। तो प्रूफ जनरल होता है। काउंटर एग्जांपल में जो प्रूफ ना होता तो उसमें आप पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, अब क्योंकि ये W वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो हमने ये दोनों चेक किए, तो मतलब थ्योरम विल गारंटी के रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज आर एक्सियम्स आल्सो विल सेटिस्फाई। तो इस वजह से हम एट द एंड ये कहेंगे कि हेंस दिस W इज नाउ सब स्पेस ऑफ एम, या जस्ट हम ये कहेंगे कि W इज आल्सो सब स्पेस, ठीक है। इज इट क्लियर सर? क्लियर है? हेलो। यस सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास अगर नल वेक्टर हो या कोई नल मैट्रिक्स हो, फिर भी सर वो सब स्पेस होता है या नहीं होता? हाँ, वो एक ऑब्वियस ट्रिवियल एग्जाम्पल है। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस हो तो उसका नल वेक्टर आप लें तो वो भी सब स्पेस होता है, क्योंकि उस सेट में एक तो एलिमेंट होता है ना। हमें पहली कंडीशन ये होती है कि वो नॉन इम्प्यूटिव होना चाहिए। तो अगर किसी सेट में एक सिंगलटन सेट जिस तरह होता है, तो अगर आपके पास सिंगलटन सेट हो जिसमें नल वेक्टर हो तो भी वो सब स्पेस होता है। एक मतलब छोटे से छोटा जो सब स्पेस होता है वो नल वेक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है कि नल वेक्टर को उसी नल वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो नल वेक्टर आएगा, और नल वेक्टर को किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो वो नल वेक्टर ही आएगा, क्योंकि जीरो नंबर कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर एंड रिजल्ट विल आल्सो जीरो। तो नल वेक्टर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एट द एंड आंसर आपको नल वेक्टर यानी कि उसी सेट से ही एलिमेंट आएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप ऑब्वियस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नल वेक्टर तो अभी आपने देख लिया तो फिर चेक करने की जरूरत है, क्योंकि नल वेक्टर लाजमी इस वेक्टर स्पेस में या सब स्पेस में होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस की तो कंडीशन ये सब स्पेस की अभी आपने देख ली कि वो जीरो भी सब स्पेस होता है, क्योंकि अगर ये नल सब स्पेस सॉरी जो नल वेक्टर है वो सब स्पेस ना होता तो उसमें वो प्रॉपर्टी फेल होती 10, क्योंकि तमाम 10 प्रॉपर्टी में से एक ये भी प्रॉपर्टी होती है ना कि उसमें नल वेक्टर होना चाहिए। अब इसमें भी नल वेक्टर है, आप A1 और B1 को 0 0 रखेंगे तो नल वेक्टर विल आल्सो बिलोंग टू दिस W, ठीक है। अच्छा, अब काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं। सर यस सर सर पीछे वाला जो एग्जांपल है सर, उसमें हम C को 0 ले सकते हैं, क्योंकि उसने बोला एनी रियल नंबर। यस 0 0 0 ले सकते हैं सर C 0 को। ले सकते हैं, यस। तो सर वो प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? C तो वो 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगा ना। हाँ 0 0 तो 0 0 भी तो W में है ना, अच्छा सही। क्योंकि ये ऐसा सेट है जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है। कंडीशन ये है
कि ये नॉन अच्छा जीरो अच्छा नहीं होना चाहिए, बाकी इसका खैर कोई भी नंबर हो, मतलब ये जीरो होना चाहिए सही सही। ओके कंडीशन, ठीक है। ओके सर। अच्छा, काउंटर एग्जांपल 11, यस मलुक रीड करो। Determine whether the following subset W of set a continuous function C is a subset or not. अब हमने मैट्रिसेस के अलावा एक क्वेश्चन उठाया है, और वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है सर। ठीक है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन आपने बहुत सारे कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो अच्छा, आपने जस्ट डब्ल्यू और सी को देखना है। सी यहाँ पर वी के तौर पर यूज हो रहा है। तो वी क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस है तमाम के तमाम कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करने से कंटिन्यूस फंक्शन बनता है स्केलर नंबर से, मतलब तमाम वो 10 प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस में देखा था कि ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो वेक्टर स्पेस है। मगर अब हम सबसेट लेते हैं W। W क्या है, W इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव फंक्शन। ऐसे कंटिन्यूस, अब सारे कंटिन्यूस फंक्शन तो वेक्टर स्पेस हैं, मगर इन तमाम कंटिन्यूस में से हम नॉन नेगेटिव फंक्शन उठा रहे हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब ऐसे फंक्शंस, सॉरी ऐसे फंक्शन जो कि नेगेटिव ना हो, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उन फंक्शंस को प्लॉट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इसका ग्राफ बन जाए, ठीक है। ठीक है सर। बख्तियार क्या कर रहे हो तुम? ओके, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ई ऑफ एक्स है ना, ये कंटिन्यूस है और ये नॉन नेगेटिव भी है। इसका ग्राफ पॉजिटिव होता है, एक्स कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मगर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि अगर -1 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब भी उसी सेट से होना चाहिए। मगर क्योंकि -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव ई पावर एक्स, जो कि ग्राफ्स का नेगेटिव आ जाएगा। मगर हमने तो नॉन नेगेटिव की बात की थी, ठीक है। ये ई पावर एक्स नॉन नेगेटिव है, मगर जैसे ही मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब दिस डब्ल्यू इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मींस दिस एफ इज नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। तो आई थिंक दिस इनफ फॉर टुडे। यहाँ तक हमने 4.123 4.1 तो ऑलरेडी किए, 2.2 सॉरी 4.2 और 4.3 किए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। फिर भी मसला हो तो आपने कमेंट्स में ग्रुप में शेयर करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीक, अब हमारी क्लासेस इसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक ही चलेंगी। यानी कि आज ट्यूसडे, तो हर ट्यूसडे 10 बजे जो है ना हम इस तरह मीटिंग किया करेंगे, ठीक है। सर तो कंटिन्यूस फंक्शन थोड़ा 4.2 में आपके पास वेक्टर स्पेस है, 4.2 में उसी का सब स्पेस है, ठीक है। सर यस, कंटिन्यूस फंक्शन थोड़ा फिर से थोड़ा बता दीजिए। कंटिन्यूस फंक्शन, ये सर ये नेगेटिव वाला मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। कंटिन्यूस फंक्शन की मैं बात करूँ। कंटिन्यूस ये आपको बुक में मैंने शेयर किए नजर आ रहे हैं। यस सर। एग्जाम्पल 5 में कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि आप देखें कंटिन्यूस ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका ग्राफ कंटिन्यूस हो, कोई ब्रेक या होल ना हो। यहाँ पर आप देखें एफ एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, ये किसी तरह का भी हो सकता है, मगर कनेक्टेड लाइन सेगमेंट हो तो वो कंटिन्यूस कहलाएगा। ये एफ है और ये जी है, ये भी कंटिन्यूस है। इन दोनों को जैसे ऐड करें, आप लोगों को अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह करें। लेट सपोज एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, मगर एक्स स्क्वायर और एक्स को ऐड करेंगे तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ भी कंटिन्यूस होगा। या एक साइन एक्स है, दूसरा ई पावर एक्स है, इन दोनों को ऐड करने से भी मतलब ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और इसको स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी या तो ये ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे, मगर फिर भी कंटिन्यूस रहेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर सी जीरो भी हो तो ये ओरिजिनल नल स्पेस भी आपको पता है कि वेक्टर स्पेस या सब स्पेस कहलाता है।
तो इन कंटिन्यूस फंक्शन में भी तमाम की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इस वजह से ना हमने इन जनरल इसको कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर होल रियल लाइन या क्लोज इंटरवल, इसको भी हमने वेक्टर स्पेस का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसी तरह जिस तरह ये एग्जांपल कर रहा है 1 बाय 1 आप लोग जो है ना इसको चेक कर सकते हैं, बल्कि इसने किया है, इसको अपने एक नज़र से आपने देखना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब कंटिन्यूस फंक्शन में हमने क्या लिया हुआ था, सबसेट लिया था जो कि पॉजिटिव था, यानी ई पावर एक्स का था। हमने उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर नंबर कंटिन्यूस नहीं हो रही, मतलब वो फेल हो रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, आई थिंक ओके फिर भी कोई मसला हो तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। यहाँ तक आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। ठीक है, ओके सर, ओके। सर ये स्लाइड LMS पे या क्लासरूम पे शेयर कर दें। ये स्लाइड में LMS के ऊपर जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, और हसीब इसके यस सर ये जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है तो काइंडली आप यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा फिर ये। हाँ, ये भी मैं करता हूँ। सही सर थोड़ा ग्रेडिंग पॉलिसी और मतलब पेपर का पैटर्न कैसे होगा सर? हाँ, वो भी हम करेंगे डिस्कस, एग्जाम क्विज असाइनमेंट या पेपर के बारे में हम करेंगे डिस्कस। अभी यहाँ पर हो गया है आप लोगों के लिए, पास फेल हो गया ना, तो अब नंबर का या फेल होने का आपने बिल्कुल नहीं घबराना। एक मरतबा दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, और इजी लेना है, बस पास होना है, यानी कि 60+ आपके नंबर आ जाते हैं तो पास होगा। और आपके मार्कशीट में भी पास फेल और विजडा आएगा, यानी कि अगर कोई विजडा करता है या फेल होता है एक ही बार में ना, वो बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को ना रजिस्टर करवा के कंटिन्यू कर सकता है। सर आपका एक जुमला है घबराना नहीं, जो आज तक याद है। हाँ, ये तो मैंने उसमें भी दिया था पेपर में। बिल्कुल हसीब, कभी नहीं भूलेंगे। सही है हसीब, ये पार्टिसिपेंट के ना स्क्रीनशॉट लेकर वो मुझे उसमें ग्रुप में शेयर करें ताकि मैं अटेंडेंस के लिए ना रिकॉर्ड करूँ। आ रही है ना पार्टिसिपेंट्स आपके पास? वो सर मलूक लगा रहा है सर। मलूक ये सर वो सब क्लास में लगा रहा है ना, तो इसकी भी लगा देगा जी सर। स्क्रीनशॉट भी लेना है ताकि रिकॉर्ड हो हमारा। सही, ओके सर। पार्टिसिपेंट्स आ रही है ना आपके पास? यस सर, आ रही है। हसीब ले लो, हसीब। सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर, 1 मिनट सिर्फ। हाँ, मगर सारे अगर एक क्लिप नहीं आ रही 2-3 क्लिप कर लें इस पे। ठीक है, नाम ही नोट कर लें सर। सर यस सर ये जो आपने वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे ये देखने हैं या फिर यहाँ से कंटिन्यू करें? ये वही है, मतलब फर्स्ट मिनट के बाद वाला, यानी कि 4.1 की शायद थी वीडियो, उसमें आप लोग बुक से ही पढ़ेंगे तो वही सेम चीज़ है। अच्छा, ऑनलाइन आपको ना इससे ज़्यादा बेहतर मवाद मिलना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप लोग जो है ना बेहतरीन रिसोर्स से गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो बहुत सारे चैनल है जो कि लीनियर अलजेब्रा के ऊपर हैं। ठीक है, तो कहीं से भी आप सीखें, तो इस वजह से आपका काम आसान हो जाना है। ठीक है, अच्छा यस, ठीक है। हो गया गई सर? अटेंडेंस हो गई? यस सर। सर कुछ स्टूडेंट्स का नेट का प्रॉब्लम था तो वो, हाँ, उसका भी आपने देखना है कि क्या हल होना चाहिए। सर कुछ पहले थे अभी नहीं है ग्रुप पे इसमें। बताए थे। हाँ, अच्छा, जो पहले थे ना उसका भी आप नाम लिख लेना, क्योंकि वो बेचारों का मसला होगा, मगर पहले आए तो थे ना, तो उनका भी आप एज अ प्रेजेंट में लगा देंगे। सर लीव कर लें सर, क्लास हो गई है ना? हाँ, क्लास होगी। भाई आखिर में ये कहेंगे कि बख्तार को ये कहूँगा, बख्तार आपने ना टाइम पर जो है ना फीस देनी, ताकि हमारी पे जो है ना वो चलती रहे। ऐसा ना हो आप लेट करें तो हमारे पे में सर मैंने नहीं सुना, आप फिर से कहें, आपकी आवाज कम आ रही। बस आपने मतलब जो समझ गए ना वो आपको समझा देंगे दोबारा। चलिए हम लीव करते हैं अभी। सही है, ओके, खुदा हाफिज। ठीक है ओके सर, सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज ओके, सर। अल्लाह हाफिज।